तो अब अगर हम यहाँ से इस प्रॉपर्टी आइटम को रिमूव करें तो आप देखेंगे कि हमारा मॉडल क्लोज हो जाएगा और हमारा प्रॉपर्टी आइटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इस तरीके से हमने अपनी अरेज की नेटिव फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर लिया है। और अब अगर आप चाहें तो अपनी किसी भी अरे के ऊपर सर्च के इस फंक्शन को रन कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। अपनी जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर सीरीज के प्रोजेक्ट में हमने अभी तक जो काम किया है वो कुछ हार्ड कोडेड प्रॉपर्टी आइटम्स को अपनी यूआई में रेंडर करवाने से रिलेटेड है। इस लेसन से हम अपनी एप्लीकेशन के क्रिएट, अपडेट और डिलीट के फीचर्स पर काम शुरू करेंगे। स्पेसिफिकली इस लेसन में हम ये देखेंगे कि हम एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी लिस्टिंग आइटम को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने इस लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 28 कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इस फोल्डर को अपने एडिटर में ओपन करेंगे और अपनी index.html फाइल को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे। अगर हम अपने अभी तक के काम को थोड़ा सा रिव्यू करें तो अभी तक हमने अपनी इस प्रॉपर्टी लिस्टिंग को एक यूज़र फ्रेंडली वे में डिस्प्ले करवाने पर काम किया है। तो हम अपने इस डेटा को इन फिल्टर्स के ज़रिए फ़िल्टर कर सकते हैं और इस डेटा की एक बड़ी लिस्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास पेजिनेशन का फीचर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ तक जो काम हमने किए हैं वो इस एग्जिस्टिंग डेटा को डिस्प्ले करवाने से रिलेटेड हैं। यहाँ से ऑनवर्ड्स जिन फीचर्स पर हम काम स्टार्ट करेंगे वो इस डेटा को मॉडिफाई करने से रिलेटेड होंगे। यानी कि हम यहाँ पर नए आइटम्स को क्रिएट कर पाएंगे, एग्जिस्टिंग आइटम्स को अपडेट कर पाएंगे और एग्जिस्टिंग आइटम्स को डिलीट कर पाएंगे। और इन फीचर्स में से पहला फीचर जिस पर हम इसी चैप्टर में काम स्टार्ट करेंगे वो हमारा डिलीट का फीचर होगा। और इस फीचर का फ्लो कुछ इस तरह से होगा कि जब हम अपने किसी प्रॉपर्टी आइटम के ऊपर हवर करेंगे तो हमें यहाँ पर डिलीट का ये बटन नज़र आता है। इस बटन को क्लिक करने पर हम एक डायलॉग बॉक्स या एक मॉडल विंडो शो करवाएंगे जो कि बेसिकली हमारे यूज़र से कंफर्मेशन लेगा कि क्या वाकई वो इस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं। और अगर हमारा यूज़र इस डायलॉग से यस की ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो उस सिनेरियो में हम इस आइटम को अपने डेटा से डिलीट कर देंगे। इसी तरह से अगर हम अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज पर चलें तो यहाँ पर भी आपको एक डिलीट का बटन नज़र आएगा और इसको क्लिक करने पर भी हम सेम इसी फ्लो को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहला UI एलिमेंट जो कि हमें क्रिएट करना होगा वो हमारा डायलॉग या मॉडल का कंपोनेंट होगा जिसके ज़रिए हम अपने यूज़र से डिलीट के इस एक्शन को कंफर्म करेंगे। अब अभी तक जितना नॉलेज हम इस कोर्स में हासिल कर चुके हैं, अगर हम चाहें तो उस नॉलेज को यूज़ करके एक कस्टम मॉडल विंडो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के कॉमन UI एलिमेंट्स को रिक्रिएट करने में काफ़ी वक्त ज़ाया हो सकता है और इस तरह के कॉमनली यूज्ड UI एलिमेंट्स के लिए आपको थर्ड पार्टी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जिनको यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉल करें तो हम अपने प्रोजेक्ट की इस UI के लिए बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं जो कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट की बेस HTML और CSS थीम में ऑलरेडी इंक्लूडेड था और बूटस्ट्रैप के इस फ्रेमवर्क में ऑलरेडी इस तरह के UI एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो हम अगर चाहें तो अपनी इस प्रॉब्लम के लिए बूटस्ट्रैप के ही मॉडल कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब इस कंपोनेंट को कैसे यूज़ किया जा सकता है इसके लिए हम बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम getbootstrap.com की वेबसाइट पर मौजूद हैं और यहाँ से अगर हम डॉक्स के इस लिंक को क्लिक करें और यहाँ अपनी लेफ्ट साइड वाली नेविगेशन में स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स का ये सेक्शन नज़र आएगा और इस सेक्शन में वो सारे UI एलिमेंट्स लिस्टेड हैं जो कि बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड हैं और इसी लिस्ट में आपको मॉडल का ये कंपोनेंट मिल जाएगा। तो हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ राइट साइड पर आपको मॉडल के इस कंपोनेंट से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंटेशन और इसके यूजेज का तरीका मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगी और इन एग्जांपल्स को क्रिएट करने के लिए ये कोड यहाँ पर मिल जाएगा। तो बेसिकली इस कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए आपको एक ख़ास स्ट्रक्चर में अपनी HTML को लिखना होता है और इस HTML को कुछ स्पेसिफाइड क्लासेस और डेटा एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने होते हैं।
और जब आप ये काम इसी तरह से कर लेते हैं तो आपका मॉडल कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा ये फ्रेमवर्क आपको इन कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिसमें मौजूद फंक्शंस को यूज करके आप इन कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर इसके सारे फीचर्स को देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ज्यादा वक्त जाया किए बगैर अपने कोड में चलते हैं और इस मॉडल को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपनी index.html फाइल को ओपन कर लेते हैं और इस HTML फाइल की बॉडी के एंड पर चलकर इस फुटर के टैग के बाद अपने मॉडल की HTML क्रिएट करते हैं। इस मॉडल कंपोनेंट की बेस रखने के लिए हम बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में चलेंगे और वहां से एक सिंपल एग्जांपल को कॉपी करके यहां पर रिप्रोड्यूस करेंगे। तो हम वापस चलते हैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और यहां इन एग्जांपल्स में से इस लाइव डेमो वाली एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं। इस HTML को हम अपने फुटर के बाद पेस्ट करेंगे और इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में जाकर टेस्ट करेंगे। अब अगर हम अपने पेज को स्क्रॉल करके बिल्कुल एंड पर आएं तो यहां पर आपको यह बटन नजर आएगा और अगर हम इसे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारा मॉडल यहां पर ओपन हो गया है। इस मॉडल में आपको कुछ स्टाइलिंग नजर आएगी और वो इस वजह से है कि मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट की CSS फाइल में कुछ स्टाइल्स इस मॉडल के लिए ऐड कर रखे हैं और इस एग्जाम्पल को यहां पर रेप्लिकेट करके दिखाने का मकसद ये था कि आप ये देख सकें कि किस तरह से हम इन लाइब्रेरीज की डॉक्यूमेंटेशन में से एग्जाम्पल्स को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं और फिर उन्हें अपनी नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हम अपनी नीड्स के मुताबिक इस मॉडल को मॉडिफाई करेंगे और इसके लिए हम वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर इन एलिमेंट्स को अपनी नीड्स के मुताबिक अपडेट कर लिया है और इसकी HTML पर हम बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहें तो खुद से भी ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं या फिर अगर आप इस सेम कोड में इंटरेस्टेड हो तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज फाइल्स में आपको ये कोड मिल जाएगा। एक चेंज जो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि यहां पर हमने अपने इस मॉडल को डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल की आईडी दे दी है और इस ट्रिगर बटन के जरिए इस मॉडल को ओपन करने के लिए हमें ये सेम आईडी data-bs-target के इस एट्रीब्यूट में पास करना होगी। और अगर इसके रिजल्ट को एक दफा हम अपने ब्राउजर में देख लें तो ये मॉडल कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब इस मॉडल को ओपन करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि हम इस तरह का एक ट्रिगर बटन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि हम बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए ये डेटा एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं और ये बटन हमारे इस मॉडल को ओपन करने के ट्रिगर का काम करेगा। इस काम को करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इस मॉडल को प्रोग्रामेटिकली भी अपने स्क्रिप्ट्स में बूटस्ट्रैप के प्रोवाइडेड फंक्शंस के जरिए इनिशियलाइज और ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस बटन को यहां से रिमूव कर देते हैं और अगर हम इस पेज में अपने स्क्रिप्ट्स के सेक्शन में आएं तो आप देखेंगे कि यहां पर हमने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को ऐड कर रखा है और यही लाइब्रेरी हमें ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है। अब इस डिलीट प्रॉपर्टी की फंक्शनैलिटी को कंटेन करने के लिए हम अपने JS के फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल का नाम हम डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल .js रखेंगे। यहां पर हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इस वेरिएबल में हम अपनी डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल की इस div का रेफरेंस रखेंगे। तो हम यहां से इस आईडी को कॉपी करके डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल एलिमेंट नाम का ये वेरिएबल क्रिएट करके इसमें अपने इस एलिमेंट का रेफरेंस स्टोर करवाएंगे। अब हम यहां पर एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल रखेंगे और इस ऑब्जेक्ट में हमारे इस मॉडल से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी कंटेन्ड होगी। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक नए कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करेंगे और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमें बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी से आने वाले बूटस्ट्रैप के ऑब्जेक्ट पर मॉडल की प्रॉपर्टी के नाम से मिलेगा। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के आर्गुमेंट में हम अपना ये HTML एलिमेंट पास करेंगे जिस एलिमेंट पर हम अपने मॉडल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो हम यहां से इस वेरिएबल को कॉपी करके इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में पास करेंगे
और ये काम करने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट हमारे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से क्रिएट होकर इस वेरिएबल में स्टोर होगा, उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम अपने मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने मॉडल को शो करवाना हो तो हम इस ऑब्जेक्ट पर शो का मेथड कॉल कर सकते हैं। इस पेज को हम यहां सेव करेंगे और इस स्क्रिप्ट को अपनी index.html फाइल में इंक्लूड करवाएंगे। तो हम यहां एंड पर आकर अपने प्रॉपर्टीज के इस स्क्रिप्ट से ऊपर इस स्क्रिप्ट को इंक्लूड करवाएंगे। अब अगर हम चलकर अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा ये पेज लोड होगा, हमारा model.show का वो फंक्शन कॉल होगा और हमारा ये मॉडल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब इस मॉडल को हमें ऑटोमेटिकली अपने पेज के लोड होने पर ओपन नहीं करवाना, बल्कि अपने किसी प्रॉपर्टी आइटम के इस डिलीट के बटन को क्लिक करने पर ओपन करवाना है। तो ये अचीव करने के लिए हम वापस अपने कोड में चलते हैं और हम जानते हैं कि हमारे इन प्रॉपर्टी आइटम्स की टेम्पलेट्स हमारी property.js फाइल से जनरेट हो रही हैं और इस टेम्पलेट में यहां पर हमारे पास ये डिलीट का बटन है। तो इस बटन के ऊपर हम एक ऑन क्लिक का लिसनर ऐड कर सकते हैं और इसे सिंपल रखने के लिए फिलहाल हम ये लिसनर यहां पर एक एट्रीब्यूट की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहां पर ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और इसको वैल्यू के तौर पर एक क्लिक हैंडलर फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। इस फंक्शन का नाम हम हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी रख सकते हैं और क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आइटम को डिलीट करने के लिए हमें उसकी आईडी रिक्वायर्ड होगी, तो ये आईडी भी हम एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में पास कर सकते हैं। अब हम अपनी डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल की इस फाइल में ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस फंक्शन में हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी की आईडी पास होगी और इस फंक्शन का काम फिलहाल सिर्फ हमारे मॉडल को शो करवाना होगा। तो हम यहां से इस कोड को कट करके इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसके साथ ही हम यहां पर एक लॉग स्टेटमेंट लिखकर अपनी इस प्रॉपर्टी आईडी को लॉग करवा लेते हैं। अब अगर हम अपने ब्राउजर में चलकर इसके रिजल्ट्स को देखें और यहां से फॉर एग्जांपल इस डिलीट के बटन को क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि हमारा मॉडल यहां पर ओपन हो गया है और इसके साथ ही हमारी प्रॉपर्टी की आईडी भी हमारे कंसोल में लॉग हो गई है। इसी तरह से अगर हम किसी और प्रॉपर्टी पर इस डिलीट के बटन को क्लिक करें तो यहां पर हमारे पास ये मॉडल ओपन हो गया है और इस प्रॉपर्टी की आईडी यहां पर लॉग हो गई है। तो सबसे पहला काम जो हमें यहां पर करना होगा वो ये कि अपने इस यस के बटन के ऊपर एक क्लिक हैंडलर ऐड करना होगा। तो अगर हम वापस अपने कोड में चलें तो हमारा ये मॉडल हमारी HTML फाइल में मौजूद है। तो हम यहां आकर इस यस के बटन के ऊपर ऑन क्लिक का ये इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये काम कर रखा है। तो हम यहां से इस इवेंट लिसनर का नाम कॉपी कर लेते हैं और अपनी डिलीट प्रॉपर्टी model.js फाइल में जाकर इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। अब इस इवेंट हैंडलर में हमें जो काम करना है वो ये कि उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को जिसके लिए इस मॉडल को ओपन किया गया था डिलीट करवाना है और इस प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए हमें इसकी आईडी रिक्वायर्ड होगी। अब अगर आप नोट करें तो हम इस इवेंट हैंडलर में डायरेक्टली ये आईडी पास नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारा ये मॉडल कंपोनेंट एक न्यूट्रल लोकेशन पर मौजूद है, यानी कि हमारी index.html फाइल में, और इस जगह पर हमारी किसी भी प्रॉपर्टी का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है। इसके अगेंस्ट हमारा हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी का ये इवेंट हैंडलर हमारी property.js फाइल से आ रहा है और इस जगह पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी और इसकी आईडी मौजूद है। अब यहां पर जो काम हम कर सकते हैं वो ये कि जब हमारा ये मॉडल ओपन हो, यानी कि हमारा हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी का ये फंक्शन कॉल हो, तो उस वक्त इस प्रॉपर्टी आईडी को किसी एक्सटर्नल वेरिएबल में स्टोर करवा लें और कंफर्मेशन के टाइम पर इसी एक्सटर्नल वेरिएबल से इस वैल्यू को एक्सेस कर लें। तो हम यहां पर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम हम प्रॉपर्टी आईडी टू डिलीट रख सकते हैं। इस वेरिएबल को हम इनिशियली कोई वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन जब हमारा हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी का ये फंक्शन कॉल होगा तब हम इस वेरिएबल को
हमारे आर्ग्यूमेंट से आने वाली ये प्रॉपर्टी आईडी असाइन करेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसे समराइज करें तो जब हमारा ये डिलीट का मॉडल ओपन होगा तो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी आईडी पास होगी। इस प्रॉपर्टी आईडी को हम इस वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और क्योंकि ये वैल्यू अब हमारे पास एक एक्सटर्नल वेरिएबल में स्टोर्ड होगी तो कंफर्मेशन के टाइम में हम इसी वेरिएबल से इस वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर अपने हैंडल कन्फर्म डिलीट के इस फंक्शन में एक लॉग स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें कि हम अपने प्रॉपर्टी आईडी टू डिलीट वेरिएबल की वैल्यू को लॉग करवाएंगे। अब अगर हम अपने ब्राउजर में चलें और यहां से किसी भी आइटम के डिलीट के बटन को क्लिक करें और यस के इस बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल से आने वाली ये वैल्यू लॉग हो रही है। इसी तरह अगर हम यहां से किसी और आइटम के डिलीट के बटन को क्लिक करें तो इसके ओपन होने पर इस प्रॉपर्टी आइटम की आईडी हमारे उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और जब हम अपने यस के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आईडी हमारे पास यहां पर लॉग हो जाएगी। तो अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो ये कि इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को अपने प्रॉपर्टी स्टोर से डिलीट करवाना है। अब इस काम को करने का एक्चुअल लॉजिक हम यहां पर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहां पर अपने डेटा को मॉडिफाई करने जा रहे हैं तो इस काम को करने की बेहतर जगह हमारी data.js फाइल होगी। तो हम अपनी data.js फाइल में चलते हैं और यहां पर अपने स्टोर के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में चलकर एक नया मेथड क्रिएट करते हैं। इस मेथड का नाम हम डिलीट प्रॉपर्टी रखेंगे। इस मेथड में आर्गुमेंट के तौर पर एक प्रॉपर्टी आईडी पास की जाएगी और इसकी बॉडी में इसका एक्चुअल डिलीशन का कोड आएगा। अब इस लॉजिक को कोड करने से पहले हम यहां पर इस फंक्शन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने डिलीट प्रॉपर्टी के इस मेथड के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहां पर लिख ली है और इसी तरीके से हम डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल .js फाइल के इन फंक्शंस के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। तो यहां पर भी मैंने इन इवेंट हैंडलर फंक्शंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिख ली है और अब हम वापस चलते हैं अपनी data.js फाइल में और इस डिलीट प्रॉपर्टी के फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को डिलीट करने के लिए हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम अपनी रॉ डेटा की इस अरे में से इस ऑब्जेक्ट को फाइंड करके रिमूव करेंगे और एक अरे में से एक आइटम को रिमूव करने के लिए हमें इस आइटम की इंडेक्स रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम वापस अपने डिलीट प्रॉपर्टी के इस फंक्शन में चलें तो यहां पर हमें इस प्रॉपर्टी की इंडेक्स रिक्वायर्ड होगी जिसको यूज करके हम इसे अपने रॉ डेटा की अरे से रिमूव कर सकेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट की इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में अरे का एक मेथड मौजूद है, लेकिन उस मेथड को हम अभी यूज नहीं करेंगे। और अगर आप हमारे प्रॉपर्टी डिटेल्स वाले चैप्टर्स को रिकॉल करें तो हमने एक प्रॉपर्टी को उसकी आईडी के जरिए फाइंड करने के लिए यहां पर एक कस्टम मेथड क्रिएट किया था। ये मेथड क्रिएट करते हुए भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि इस तरह के कामों को हम फिलहाल मैनुअली करके देखेंगे ताकि आपको प्रोग्रामिंग की कुछ नई टेक्निक्स पता चल सकें और इसके साथ ही साथ आप जावास्क्रिप्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कवर कर सकें। अब ये फंक्शन यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है इसकी डिटेल्स में हम इस चैप्टर में नहीं जाएंगे और अगर आप इस फंक्शन की डिटेल्स को समझना चाहते हैं तो आप वापस जाकर प्रॉपर्टी डिटेल्स वाले चैप्टर्स को रिव्यू कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम इसे थोड़ा सा समराइज करें तो हम यहाँ पर सिंपली इस अरे के ऊपर एक लूप रन कर रहे हैं और अपने हर प्रॉपर्टी आइटम की आईडी को हमारी टारगेट आईडी से कंपेयर कर रहे हैं और अगर ये दोनों आईडीज मैच कर जाएं तो यही ऑब्जेक्ट हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट होगा, तो हम इसे यहां से रिटर्न करवा देंगे। इसी तरीके से अगर हमें किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की इंडेक्स को फाइंड आउट करना हो तो हम इसी मेथड की एक कॉपी बना सकते हैं और इसे रीनेम करके फाइंड प्रॉपर्टी इंडेक्स कर सकते हैं। यहां पर एक माइनर सा चेंज जो हम करेंगे वो ये कि सबसे पहले ये फंक्शन एक इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो हमारी रिटर्न टाइप यहां पर नंबर होगी और इस रिटर्न स्टेटमेंट में हम अपने प्रॉपर्टी के एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाने की बजाय सिर्फ इसकी इंडेक्स को रिटर्न करवाएंगे। एक चीज जो मैं यहां पर मेंशन करता चलूं वो ये कि इस वक्त इस लूप में हम अपनी प्रॉपर्टीज की इस अरे के ऊपर लूप कर रहे हैं
और अपनी रॉ डेटा की प्रॉपर्टी पर लूप नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि हम इस फंक्शन से सिर्फ इस प्रॉपर्टी की इंडेक्स को रिटर्न करवा रहे हैं और हम ये जानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज की ये अरे हमारी प्रॉपर्टीज डेटा रॉ की इस अरे के ऊपर मैप करके ही बनी है, तो इन दोनों अरेज का साइज और इनके आइटम्स का सीक्वेंस बिल्कुल इक्वल होगा। और इसी वजह से अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज की इस अरे के ऊपर इटरेट करके किसी आइटम की इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टीज डेटा रॉ की अरे में भी वो आइटम उसी इंडेक्स पर मौजूद होगा। अब अगर हम वापस अपनी डिलीट की फंक्शनैलिटी की तरफ चलें, तो यहां पर सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी की इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इस वेरिएबल का नाम हम टारगेट प्रॉपर्टी इंडेक्स रख सकते हैं और यहां पर अपने फाइंड प्रॉपर्टी इंडेक्स के मेथड को कॉल करेंगे। इस मेथड में हम अपनी प्रॉपर्टी आईडी को पास करेंगे और यहां पर इस रिजल्ट को लॉग करेंगे। अब अगर हम वापस अपनी डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल.js फाइल में चलें, तो यहां पर हैंडल कंफर्म डिलीट के इस फंक्शन में हम अपने प्रॉपर्टी स्टोर से डिलीट प्रॉपर्टी के इस मेथड को कॉल कर सकते हैं और इसमें अपनी प्रॉपर्टी आईडी टू डिलीट पास कर सकते हैं। तो अगर इन फाइल्स को सेव करके हम अपने ब्राउजर में चलें और यहां से किसी आइटम के डिलीट के बटन को क्लिक करें, तो यस को क्लिक करने पर हमारे पास अनडिफाइंड लॉग हुआ है और यहां पर डेफिनेटली हमारे पास टाइप्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम वापस अपने कोड में चलते हैं और इसे फिक्स कर लेते हैं। और अगर हम अपनी property.js फाइल में चलें, तो यहां पर अपने डिलीट के इस बटन में हमने अपनी प्रॉपर्टी आईडी को एज अ नंबर पास किया था। तो हम यहां पर इस वैल्यू के अराउंड 2 कोटेशंस डालकर इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चीज शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे कि इस property.id की इस वैल्यू की असल टाइप तो स्ट्रिंग है, फिर हमारे पास ये नंबर के तौर पर क्यों पास हो रही है। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि हम यहां पर एक स्ट्रिंग बिल्ड कर रहे हैं और जो वैल्यूज आपको यहां पर नजर आ रही हैं वो एक्चुअल फंक्शन कॉल्स या वेरिएबल्स नहीं हैं, बल्कि सिंपली इनकी एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हमारे पास यहां पर कोट्स ना हो जैसा कि पहले नहीं थे और हम इस स्ट्रिंग से जनरेट होने वाले एक्चुअल एलिमेंट्स को अपने ब्राउजर में इंस्पेक्ट करें, तो अगर आप इस बटन को देखें तो यहां पर ऑन क्लिक का जो इवेंट लिसनर ऐड हुआ है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है कि हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी का ये फंक्शन जिसके अंदर हम 1 की वैल्यू पास कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर हम अपनी फंक्शन कॉल्स में एक नंबर को विदाउट कोटेशंस पास करें तो ये एक नंबर वैल्यू कंसीडर होगी। इसके अगेंस्ट अगर हम इस वैल्यू के अराउंड ये कोटेशंस डाल दें और इसको सेव करके वापस इसके रिजल्ट्स को अपने ब्राउजर में देखें और अब इस बटन को इंस्पेक्ट करें, तो आप देखेंगे कि हमारे हैंडल डिलीट प्रॉपर्टी के इस फंक्शन में 1 की वैल्यू पास हुई है, जो कि इस बार कोटेशंस में होने की वजह से स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर होगी। तो अब अगर हम यहां से डिलीट के बटन को एक दफा फिर से क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी आइटम की इंडेक्स यहां पर लॉग हो गई है। इसी तरीके से अगर हम अपने तीसरे आइटम के डिलीट बटन को क्लिक करके यस को प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि इसकी इंडेक्स जो कि 2 है यहां पर लॉग हो गई है। तो अब जबकि हमारे इस आइटम की इंडेक्स हमारे पास इस वेरिएबल में अवेलेबल है, तो हम आगे बढ़कर इस इंडेक्स पर मौजूद इस आइटम को अपनी अरे से रिमूव कर सकते हैं। और अरे से एक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमारे पास स्प्लाइस का मेथड होता है। तो हम यहां पर अपने रॉ डेटा की अरे से इस एलिमेंट को रिमूव करने के लिए प्रॉपर्टीज डेटा रॉ के इस वेरिएबल के ऊपर जो कि एक अरे है, स्प्लाइस का मेथड कॉल करेंगे। इस मेथड में हम सबसे पहले अपनी ये इंडेक्स पास करेंगे जिस इंडेक्स से हम कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर दूसरे आर्गुमेंट के तौर पर यह बता सकते हैं कि हम यहां से कितने एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं। तो हम यहां पर सिर्फ इसी एलिमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो हम 1 की वैल्यू यहां पर डाल सकते हैं। और स्प्लाइस का ये मेथड यहां पर एक तीसरा आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट करता है और वो आर्गुमेंट एक नया आइटम होता है जिसे कि आप इस इंडेक्स पर ऐड करना चाहते हो। तो हम यहां पर सिर्फ एक आइटम को डिलीट करने में इंटरेस्टेड हैं और इस थर्ड आर्गुमेंट को हम यहां पर पास नहीं करेंगे।
तो अब अगर हम आगे चलें तो इस आइटम को इस प्रॉपर्टीज डेटा रॉ की अरे से रिमूव करने के बाद अभी भी हमारी यूआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसकी मेन वजह यह है कि हम अपनी यूआई को इस प्रॉपर्टीज डेटा रॉ की अरे से नहीं जनरेट कर रहे, बल्कि उसके लिए हम अपनी दिस डॉट प्रॉपर्टीज की ये अरे यूज कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हम इस दिस डॉट प्रॉपर्टीज की अरे को इस प्रॉपर्टीज डेटा रॉ की नई वैल्यू के हिसाब से अपडेट करेंगे। तो यहां पर हम दिस डॉट प्रॉपर्टीज को अगेन मैप के इस फंक्शन के जरिए रिक्रिएट करेंगे, और ये तीनों स्टेप्स हमारी डिलीट प्रॉपर्टी की बेसिक फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर देंगे। ऑल्दो के इसमें अभी भी इंप्रूवमेंट का रूम है, लेकिन फिलहाल हम अपनी डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल .js फाइल में चलकर इस डिलीट के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद यहां पर अपने रेंडर प्रॉपर्टीज के फंक्शन को एक दफा फिर से कॉल करेंगे, ताकि इन चेंजेस के रिजल्ट्स हमारी यूआई में रिफ्लेक्ट हो सकें। तो अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलें और यहां से फॉर एग्जांपल इस पहली प्रॉपर्टी को डिलीट करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि इस लिस्ट में से ये आइटम रिमूव हो गया है। इसी तरीके से अगर हम इस दूसरी प्रॉपर्टी को डिलीट करने की कोशिश करें तो ये प्रॉपर्टी आइटम भी यहां से रिमूव हो गया है। नेक्स्ट हम ये काम कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी आइटम के रिमूव होने के बाद इस मॉडल विंडो को क्लोज करवा दें। तो उसके लिए वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ, और इस प्रॉपर्टी के डिलीट होने के बाद हम अपने डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल को हाइड की कॉल के जरिए क्लोज करवा सकते हैं। तो अब अगर हम यहां से इस प्रॉपर्टी आइटम को रिमूव करें तो आप देखेंगे कि हमारा मॉडल क्लोज हो जाएगा और हमारा प्रॉपर्टी आइटम यहां से रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर आकर हमारी डिलीट की ये बेसिक फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी हम अपने कोड में चलेंगे और इसे रिफैक्टर करके बेहतर बनाने पर काम करेंगे। तो अगर हम अपनी data.js फाइल में चलें तो यहां पर सबसे पहली रिफैक्टरिंग जो हम करेंगे वो इस प्रॉपर्टीज की वैल्यू को रीसेट करने से रिलेटेड होगी, और अगर आप नोट करें तो हम ये सेम काम यहां ऊपर भी कर रहे हैं, और इस काम को हमें बार बार करना पड़ सकता है क्योंकि जब भी हम अपने बेस रॉ डेटा को चेंज करेंगे तो हमें अपनी इस प्रॉपर्टीज की अरे को रीसेट करना होगा। अब इसकी एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप इस प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी को एक फंक्शन में या मेथड में कन्वर्ट कर लें और इसे एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टी की तरह यूज करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने अपने इनप्राइस फॉर्मेटेड और फ्लोर फॉर्मेटेड के फंक्शंस को क्रिएट किया था। तो इस सिनेरियो में जब भी हमारा प्रॉपर्टीज का यह नया मेथड कॉल होगा तो ये हमारे रॉ डेटा को इस तरीके से प्रोसेस करके एक नई वैल्यू रिटर्न करवा देगा। अब अगर आप चाहें तो इस तरह की कोई अप्रोच यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहां पर ये अप्रोच यूज नहीं करेंगे, और उसकी मेन वजह यह है कि हमारी प्रॉपर्टीज की इस अरे का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, और अगर हम एक फंक्शन के जरिए इस टास्क को बार बार परफॉर्म करेंगे तो ये ऑपरेशन कंप्यूटिंग पावर के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन साबित हो सकता है। हम फिलहाल इस प्रॉब्लम को जिस तरीके से अप्रोच करेंगे वो ये कि एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका काम सिंपली हमारी इस प्रॉपर्टीज की वैल्यू को अपडेट करना होगा। तो हम यहां पर इस काम के लिए एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम सिंक प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। अब इस फंक्शन को हम अपने दिस के ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से एक्सपोज नहीं करेंगे, बल्कि इस फंक्शन को एक लोकल फंक्शन के तौर पर मेंटेन करेंगे, और इसकी वजह यह है कि हम अपने इस फंक्शन को अपने प्रॉपर्टी स्टोर के इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट से बाहर कॉल नहीं करेंगे। तो अब हम सिंपली इस कोड को यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते हैं और इस दिस डॉट प्रॉपर्टीज की वैल्यू को स्टार्ट में एक एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज करवा लेते हैं। अब हम अपने सिंक प्रॉपर्टीज के इस फंक्शन को यहां पर कॉल करेंगे, लेकिन फिलहाल यह फंक्शन सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो अगर हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकेंगे कि यहां पर हमारी कोई भी प्रॉपर्टी रेंडर नहीं हुई। अब यहां पर एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट दिस के इस कीवर्ड से रिलेटेड आता है, और वो ये कि इस दिस के कीवर्ड की वैल्यू फंक्शन टू फंक्शन वेरी करती है। इस फंक्शन में अगर हम दिस की इस वैल्यू को लॉक करके देखें और इसी तरीके से अपने इस फंक्शन से बाहर के कॉन्टेक्स्ट में दिस की वैल्यू को लॉक करके देखें
और इनके रिजल्ट्स को अपने ब्राउज़र में चलकर देखें तो आप देखेंगे कि हमारा पहला दिस का ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी स्टोर का ये ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से कंस्ट्रक्ट होने वाले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारे इंटरनल फंक्शन के अंदर दिस का कीवर्ड विंडो के इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली यहां पर दिस डॉट प्रॉपर्टीज की वैल्यू को जब हम सेट करते हैं तो हम अपने विंडो के उस ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर्टीज की वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी दिस की ये वैल्यू फंक्शन टू फंक्शन वेरी करती है और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे चलकर अपने ES6 वाले सेक्शन में ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल हम इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं और वो सोल्यूशन ये है कि हमारे इन फंक्शंस के ऊपर बाइंड का एक मेथड मौजूद होता है, जिसके ज़रिए हम इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले दिस की वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हम इस फंक्शन को एक दफ़ा डिक्लेयर करने के बाद इसे रीअसाइन करेंगे और इसको रीअसाइन करने के लिए इसी फंक्शन का नाम यूज करेंगे और इसके ऊपर बाइंड का एक मेथड कॉल करेंगे। इस बाइंड के मेथड के आर्गुमेंट में हम अपना आउटर कॉन्टेक्स्ट वाला ये दिस पास करेंगे और ये काम करने से हमारे इस फंक्शन के अंदर यूज होने वाला ये दिस इस पास किए जाने वाले दिस से, जो कि हमारे इस आउटर कॉन्टेक्स्ट का दिस है, रिप्लेस हो जाएगा। अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें और इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज यहां पर सही तरीके से रेंडर हो गई हैं। और अब अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पर इस दिस को लॉग करके देखें और इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में चलकर देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर दिस की वैल्यू इस दफ़ा प्रॉपर्टी स्टोर का ये ऑब्जेक्ट है, जो कि बेसिकली हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। एक और चीज़ जो कि शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी हो वो ये कि यहां पर हमने इस फंक्शन की वैल्यू को एक दफ़ा दोबारा से रीसेट क्यों किया है। तो बेसिकली बाइंड का ये फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है कि जिस फंक्शन पर इसे कॉल किया जाता है ये उसके दिस के कॉन्टेक्स्ट को रीसेट करके एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। तो हम यहां पर एसेंशियली बाइंड की इस कॉल के जरिए इस फंक्शन की बेसिस पर एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और उस फंक्शन को अपने वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो यही काम हम एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन के जरिए भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहां पर इस फंक्शन को एक वेरिएबल की फॉर्म में डिक्लेयर कर सकते हैं जिसका नाम सिंक प्रॉपर्टीज होगा। इसकी वैल्यू हमारा ये फंक्शन होगा और इस फंक्शन को हम अपनी पैरेंथेसिस में रैप करके यहां पर अपने बाइंड के फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके इसके रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे कि अभी भी हमारा यह फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप इस तरह के फंक्शंस को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। फिलहाल हम इसे इसी तरह से लिख लेते हैं और आगे बढ़कर इसी फंक्शन को अपने डिलीट प्रॉपर्टी के फंक्शन में कॉल कर लेते हैं। तो अब हम अपनी रॉ डेटा की इस अरे में से ये ऑब्जेक्ट रिमूव करने के बाद अपनी दिस डॉट प्रॉपर्टीज की अरे को इस फंक्शन की कॉल के जरिए अपनी रॉ डेटा की प्रॉपर्टीज के साथ सिंक कर लेंगे। इस फाइल को सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउजर की तरफ। और अब अगर हम यहां से किसी आइटम को डिलीट करें तो आप देखेंगे कि यह अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है। यहां से हम ये एडिशनल लॉग स्टेटमेंट्स रिमूव कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रीफैक्टरिंग की तरफ। तो अगर हम यहां पर नीचे अपने फाइंड प्रॉपर्टी और फाइंड प्रॉपर्टी इंडेक्स के इन मेथड्स की तरफ आएं तो यहां पर भी आपको ये मिलता जुलता डुप्लीकेट कोड नजर आएगा। तो यहां पर इन दोनों फंक्शंस में एसेंशियली जो काम हम कर रहे हैं वो ये कि अपनी प्रॉपर्टीज की अरे पर लूप करके एक ऐसे आइटम को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आईडी हमें इस फंक्शन के आर्गुमेंट के थ्रू मिलेगी। अगर हम इसी लॉजिक को एक डायमेंशन और ऊपर से देखें तो हम यहां पर बेसिकली एक अरे के अंदर एक कंडीशन की बेस पर एक आइटम को और उसकी इंडेक्स को गेट कर रहे हैं। तो एक अरे में से एक कंडीशन की बेस पर कुछ फाइंड करने की इस फंक्शनैलिटी को हम रीफैक्टर करके एक रीयूजेबल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर
हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम अरे सर्च हो सकता है। इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहले हम वो अरे एक्सेप्ट करेंगे जिस पर हमें कुछ सर्च करना हो, और इसके लॉजिक के लिए अगर हम फिलहाल यहां से अपने फाइंड प्रॉपर्टी इंडेक्स के इस लॉजिक को यहां से कॉपी कर लें, तो हमारे इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये लूप हमारी इनकमिंग अरे के ऊपर रन होगा। तो हम यहां से दिस डॉट प्रॉपर्टीज को इस अरे के आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, और अभी के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी आईडी की ये वैल्यू भी यहां से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम चाहें तो इस अरे सर्च के इस फंक्शन को अपने फाइंड प्रॉपर्टी इंडेक्स के इस मेथड में यूज कर सकते हैं, और यहां से हम रिटर्न करवा सकते हैं इस अरे सर्च का रिजल्ट, और इस फंक्शन में हम अपनी दिस डॉट प्रॉपर्टीज की अरे को पास करेंगे और सेकंड आर्गुमेंट के तौर पर अपने प्रॉपर्टी आईडी की वैल्यू को पास करेंगे। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलें और किसी आइटम को डिलीट करें, तो आप देखेंगे कि हमारा यह लॉजिक अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम अपने अरे सर्च के इस फंक्शन को थोड़ा सा और रिफैक्टर करते हैं, और इस सर्च की कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इस फंक्शन का नाम हम फिलहाल इवैल्यूएटर फंक्शन रख लेते हैं, क्योंकि यह हमारी सर्च की कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा। और हमारा ये इवैल्यूएटर फंक्शन इस लूप से आने वाले इस प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट और इस इंडेक्स को एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहां पर प्रॉपर्टी का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ ही इसकी इंडेक्स को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट काम जो हम यहां पर कर सकते हैं वो ये कि हमने इस इवैल्यूएटर फंक्शन को इस कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए क्रिएट किया था। तो इस लॉजिक को हम यहां से कॉपी करके इस फंक्शन में पेस्ट करते हैं, और यहां पर आने वाली इस कंडीशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इस बार यहां पर इस आईडी को टेस्ट करने के लिए हमारा प्रॉपर्टी का ये इनकमिंग ऑब्जेक्ट यूज होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम यहां से ट्रू को रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम यहां से फॉल्स की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इस कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा एक बूलियन वैल्यू निकलेगा, तो हम यहां पर सिंपली इस कोड को इस कोड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस फंक्शन से इस ऑपरेशन का रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं। अब अगर हम चाहें तो अपनी इस इफ स्टेटमेंट में ये इवैल्यूएटर फंक्शन कॉल कर सकते हैं और यहां पर अपने इस ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। इस फाइल को सेव करके अगर हम अपने ब्राउजर में एक दफा देखें और किसी आइटम को डिलीट करके देखें, तो आप देखेंगे कि यह कोड अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है। अब अगर आप इसे एक स्टेप और आगे लेकर जाना चाहें और इस फंक्शन को कुछ इस तरह से रीफैक्टर करना चाहें कि यह फंक्शन किसी भी अरे पर किसी भी क्राइटेरिया की बेसिस पर कुछ सर्च कर सके, तो हम इस इवैल्यूएटर फंक्शन को अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहां से प्रॉपर्टी आईडी के इस रेफरेंस को रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमारा यह फंक्शन एक अरे को एक्सेप्ट करेगा और एक इवैल्यूएटर फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा। इस इवैल्यूएटर फंक्शन को ये हमारी इस अरे के हर आइटम के लिए कॉल करेगा और इसके आर्गुमेंट्स में हमारे लिए हर आइटम और उसकी इंडेक्स को पास करेगा। इस इवैल्यूएटर फंक्शन की कॉल का रिजल्ट अगर किसी भी आइटम के लिए ट्रू निकल आए तो ये हमें उसकी इंडेक्स रिटर्न करवा देगा। तो अब हम क्योंकि इस फंक्शन को अपने आर्गुमेंट से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम यहां से इस फंक्शन को रिमूव कर सकते हैं और नीचे आकर यहां पर इस फंक्शन के सेकंड आर्गुमेंट के तौर पर एक इवैल्यूएटर फंक्शन पास कर सकते हैं। तो हम यहां से इस प्रॉपर्टी आईडी के आर्गुमेंट को रिमूव करके इसकी जगह पर एक फंक्शन पास करेंगे। इस फंक्शन को हमारा अरे सर्च का ये फंक्शन उस लूप में बार बार कॉल करेगा और इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स में हमारे लिए इस प्रॉपर्टी के हर आइटम को पास करेगा और इसके साथ ही इसकी इंडेक्स को भी पास करेगा। अब यहां पर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे
और जब हमारे किसी भी आइटम के अगेंस्ट ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, तो वहां पर आकर हमारा ये अरे सर्च का फंक्शन उस आइटम की इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करें और किसी आइटम को डिलीट करके देखें, तो आप देखेंगे कि हमारा कोड अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है। अब अगर हम वापस अपने अरे सर्च के फंक्शन की तरफ चलें और इसे थोड़ा सा और इंप्रूव करें, तो हम यहां पर अरे सर्च के इस मेथड को कुछ इस तरीके से रीफैक्टर कर सकते हैं कि ये हमारी इंडेक्स के साथ साथ हमारे एक्चुअल आइटम को भी रिटर्न करवाए। और उसके लिए हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम हम रिजल्ट रख सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज होंगी। इसकी पहली प्रॉपर्टी वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी, जिसकी वैल्यू हम इनिशियली नल रखेंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी इंडेक्स की प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम -1 रख सकते हैं। अब जब हमारा ये इवैल्यूएटर हमारे किसी भी आइटम के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, तो उस सिनेरियो में हम इस रिजल्ट की वैल्यू को इस आइटम के इक्वल सेट करेंगे और इसकी इंडेक्स को इस आइटम की इंडेक्स के इक्वल सेट करेंगे और फाइनली अपने इस रिजल्ट को यहां से रिटर्न करवा देंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये लूप कंप्लीट हो जाए और हमारा ये इवैल्यूएटर फंक्शन किसी भी आइटम के लिए ट्रू रिटर्न ना करे, तो उस सिनेरियो में हम अपने डिफॉल्ट रिजल्ट को यहां एंड पर आकर रिटर्न करवाएंगे। तो अब हमारा ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमें हमारी वैल्यू और इंडेक्स दोनों रिटर्न करवाएगा। अब यहां नीचे आकर हम इसकी यूजेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि यहां से हमारा जो अरे सर्च का रिजल्ट आएगा, हम उस ऑब्जेक्ट की इंडेक्स को रिटर्न करवाएंगे। और इसी तरह का सिमिलर काम हम अपने फाइंड प्रॉपर्टी के मेथड में कर सकते हैं कि हम यहां से अपने अरे सर्च के इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इससे आने वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। तो यहां पर हमारा अरे सर्च का ये फंक्शन यहां तक एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा जिसमें हमारे पास वैल्यू और इंडेक्स की प्रॉपर्टीज होंगी। तो फाइंड प्रॉपर्टी के इस फंक्शन में हम इसकी वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे और फाइंड प्रॉपर्टी इंडेक्स के केस में हम इसकी इंडेक्स को रिटर्न करवाएंगे। अब अगर हम वापस अपने ब्राउजर में चलें, तो यहां पर पहले हम डिलीट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है। और अगर हम इन आइटम्स में से किसी आइटम के डिटेल्स पेज को ओपन करें, तो यहां पर भी हमारा वो फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है। अब यहां पर हम अपने अरे सर्च के इस फंक्शन को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हम इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में एक अरे एक्सेप्ट करेंगे और एक इवैल्यूएटर फंक्शन एक्सेप्ट करेंगे। इस अरे के ऊपर हम लूप करेंगे और इस लूप की हर इटरेशन में इसके हर आइटम के लिए इस इवैल्यूएटर फंक्शन को कॉल करेंगे और इस इवैल्यूएटर फंक्शन में इस आइटम और इसकी इंडेक्स को पास करेंगे। इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काफी वर्सेटाइल और रीयूजेबल बन जाएगा और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अपने डेटा की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस इवैल्यूएटर फंक्शन के लॉजिक को कोड कर सकेंगे। इस इवैल्यूएटर फंक्शन का मकसद सिर्फ एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करवाना होगा और अगर ये वैल्यू हमारे किसी भी आइटम के लिए ट्रू हो जाती है तो वही आइटम हमारा टारगेट आइटम होगा और उसकी वैल्यू और इंडेक्स को हम अपने रिजल्ट के इस ऑब्जेक्ट के जरिए रिटर्न करवा देंगे। इस तरह के फंक्शंस को, जिन्हें कि हम आर्ग्यूमेंट के तौर पर दूसरे फंक्शंस में पास करते हैं, यूजुअली कॉल बैक फंक्शंस कहा जाता है। और इन्हें कॉल बैक फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन फंक्शंस को हम यहाँ पर खुद से कॉल नहीं करते, बल्कि ये पेरेंट फंक्शन इन्हें हमारे लिए कॉल करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन की डेफिनेशन को पास किया है और इसे यहाँ पर कॉल नहीं किया। इस फंक्शन को हमारा अरे सर्च का ये मेथड खुद से यहाँ पर हमारे लिए कॉल करेगा। तो इस एग्जाम्पल को इतना डिटेल में कवर करने का मकसद यही था कि हम ये देख सकें कि कॉल बैक फंक्शंस अंडर द हुड किस तरह से काम करते हैं और हम इन्हें इस तरह का रीयूजेबल कोड लिखने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप नोट करें तो इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले बहुत सारे नेटिव जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हम ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में यूज कर चुके हैं
और उनमें से एक एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ ऊपर है, जो कि मैप का ये फंक्शन है। इस फंक्शन की कॉल में आप देख सकते हैं कि हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं और ये कॉल बैक फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हमारा इवैल्यूएटर का ये कॉल बैक फंक्शन काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपनी प्रॉपर्टी filters.js फाइल में चलें तो यहाँ पर अपनी फिल्टर्स की फंक्शनैलिटी के लिए हमने फिल्टर का ये फंक्शन यूज किया था और इस फंक्शन में भी हम कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं और अंडर द हुड इस अरे के ऊपर एक लूप चल रहा है और इस अरे के हर आइटम के लिए हमारा ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब हम अपनी data.js फाइल में चलकर इस फंक्शन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर इस फंक्शन की कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिख ली है और ये फंक्शन बेसिकली हमारे लिए एक कॉल बैक फंक्शन की बेसिस पर एक एलिमेंट सर्च करके रिटर्न करवाएगा। इसके पैरामीटर्स में हम सबसे पहले एक अरे एक्सेप्ट करेंगे और सेकंड पैरामीटर के तौर पर हम एक फंक्शन एक्सेप्ट करेंगे जिसमें हम एक वैल्यू और एक नंबर जो कि बेसिकली हमारी इंडेक्स होगी पास करेंगे और ये इवैल्यूएटर फंक्शन एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करवाएगा। फाइनली हमारी रिटर्न टाइप कुछ इस तरह से होगी कि हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे जिसमें वैल्यू और इंडेक्स की प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट हम क्योंकि अब इस फंक्शन को कहीं पर भी अरेज को सर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं तो इस फंक्शन को हम यहां से कॉपी करेंगे और इसे अपनी utils.js फाइल में मूव करेंगे और एक दफा अगर हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से अपने ब्राउजर में वेरीफाई कर लें और यहां से किसी आइटम को पहले डिलीट करके देखें तो हमारी डिलीट की फंक्शनैलिटी सही तरीके से काम कर रही है। अब अगर हम अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज को खोल के देख लें तो ये पेज ब्रेक हो गया है और अगर हम यहां पर देखें तो हमें एक एरर नजर आ रहा है कि अरे सर्च इज नॉट डिफाइंड और उसकी वजह यह है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी details.html फाइल में अभी तक अपने utils के स्क्रिप्ट को इंक्लूड नहीं करवाया। तो हम यहां से इस स्क्रिप्ट के टैग को कॉपी करके अपनी प्रॉपर्टी details.html फाइल में इंक्लूड करा लेते हैं। अब अगर हम चलकर अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज को वेरीफाई कर लें तो हमारा यह पेज दोबारा से फंक्शनल हो गया है। नेक्स्ट काम जो हम यहां पर करेंगे वो ये कि अपनी utils.js फाइल में चलेंगे और इस अरे सर्च के इस फंक्शन को एक स्टेप और आगे लेकर चलेंगे। अब यहां पर जो काम हम करने जा रहे हैं वो इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड नहीं है बल्कि इस फंक्शन की यूजेज से रिलेटेड है। इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने के लिए हम पहले अपने अपेंडिक्स के फोल्डर से अपने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स.html की फाइल को ओपन कर लेते हैं और इस फाइल को अपने ब्राउजर में भी ओपन कर लेते हैं। इस फाइल को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो हमारे पास प्रोडक्ट का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके जरिए हम प्रोडक्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहे हैं। यहां नीचे आकर हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को लॉग किया है और अगर हम एक दफा अपने ब्राउजर में अपने कंसोल को देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास प्राइस फॉर्मेटेड, सेल और टाइटल की ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स मौजूद हैं। अब अगर हम वापस अपने कोड में चलें और अगर अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को देखें तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से सेट होती नजर आएंगी। अब यहां पर अगर हमने एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी हो, फॉर एग्जांपल न्यू प्रॉपर्टी, तो उसकी वैल्यू हम अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में सेट कर सकते हैं। और अब अगर हम अपने लॉग को देखें तो इन प्रोडक्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स पर आपको न्यू प्रॉपर्टी की ये प्रॉपर्टी नजर आएगी। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि फिलहाल हमने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को खुद से क्रिएट किया है और अगर हम चाहें तो इस फंक्शन में आकर यहां पर नई प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपके कंट्रोल में ना हो, मिसाल के तौर पर अगर ये किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से आ रहा हो या फिर जावास्क्रिप्ट की नेटिव फंक्शनैलिटी से आ रहा हो,
तो उस केस में अगर आपको इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक्सटेंड करना हो, यानी कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी हो या मॉडिफाई करनी हो, तो तब आप ये काम कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंटली हम इस कंस्ट्रक्टर से क्रिएट होने वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहां से कट करके इस प्रोडक्ट 1 के ऑब्जेक्ट के ऊपर इस प्रॉपर्टी को सेट कर सकता हूं, जैसे कि प्रोडक्ट 1 डॉट न्यू प्रॉपर्टी इक्वल्स टू सम न्यू प्रॉपर्टी। और अब अगर हम इसके लॉग के रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट 1 के ऊपर ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, लेकिन अगर हम यहां से किसी और प्रोडक्ट को लॉग करें जैसा कि प्रोडक्ट 2 को, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको वो प्रॉपर्टी नजर नहीं आएगी। और उसकी वजह यह है कि ये प्रॉपर्टी हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हमने इस प्रोडक्ट 1 के ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली यहां पर असाइन की है। तो अगर आप इस तरह का कोई काम करना चाहते हो कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के डिफाइन होने के बाद उस पर कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट टेक्निक अवेलेबल है। और ये टेक्निक कुछ इस तरह से काम करती है कि आप अपने बेस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर प्रोटोटाइप की एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं और इस प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नई प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारी न्यू प्रॉपर्टी। अब अगर हम इस लाइन को यहां से रिमूव कर दें और यहां पर प्रोटोटाइप के इस ऑब्जेक्ट पर ये प्रॉपर्टी सेट करने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करें और इन्हें लॉग करके देखें, तो अब आप देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट 2 के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोटोटाइप के इस ऑब्जेक्ट में न्यू प्रॉपर्टी नाम की ये प्रॉपर्टी मौजूद है। और इस प्रॉपर्टी को हम अपने कोड में किसी भी नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सम न्यू प्रॉपर्टी लॉग हो गया है, जो कि हमारे प्रोडक्ट 2 की न्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम वापस अपनी utils.js फाइल में चलें और यहां पर फॉर एग्जांपल एक नई अरे क्रिएट करें, और इसे लॉग करके देखें, तो यहां पर आप अपने लॉग में देख सकते हैं कि हमारी अरे लॉग हो गई है। और अगर हम इसे ओपन करके देखें तो आप देखेंगे कि हमारे अरे के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी प्रोटोटाइप का ये ऑब्जेक्ट मौजूद है और इसकी बेस टाइप अरे की टाइप है। तो हम अगर वापस अपने कोड में चलें और यहां पर अपने अरे की बेस टाइप के ऊपर प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी को एक्सेस करें और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल सर्च का एक नया फंक्शन क्रिएट करें, और इस फंक्शन में फॉर एग्जांपल कुछ लॉग करवा कर देखें, तो ये फंक्शन हमारे अरे के कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्ट होने वाले हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अवेलेबल होगा। और हमारी ये अरे जो कि हमने यहां पर क्रिएट की है, ये भी अरे के कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्ट होती है। तो हम यहां पर अपनी इस अरे के ऊपर सर्च का ये मेथड कॉल कर सकते हैं। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर आर न्यू अरे फंक्शन लॉग हो गया है, जो कि हमारे अरे के इस सर्च के फंक्शन की कॉल से आ रहा है। अब अगर हम यहां पर दिस के कीवर्ड को लॉग करें और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखें, तो आप देखेंगे कि हमारे दिस के उस कीवर्ड की वैल्यू हमारी वो अरे है जिसके ऊपर हमने सर्च का ये फंक्शन कॉल किया है। तो अब अगर हम वापस अपनी utils.js फाइल में चलें और इस फंक्शन को कुछ इस तरह से क्रिएट करें कि ये फंक्शन हमारे अरे सर्च के फंक्शन को कॉल करेगा और इस फंक्शन में हमारी एग्जिस्टिंग अरे को पहले आर्गुमेंट के तौर पर पास करेगा, क्योंकि याद रहे हमारा अरे सर्च का ये फंक्शन अपने पहले आर्गुमेंट के तौर पर एक अरे को एक्सेप्ट करता है। तो हम यहां पर दिस के जरिए ये सेम अरे यहां पर पास कर सकते हैं और इस फंक्शन के दूसरे आर्गुमेंट के लिए अपने इवैल्यूएटर फंक्शन को हम सर्च के इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा सर्च का ये फंक्शन सिंपली हमारे अरे सर्च के इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसमें हमारी करंट अरे को पहले आर्गुमेंट के तौर पर पास करेगा और इस फंक्शन के आर्गुमेंट से आने वाले इवैल्यूएटर फंक्शन को आगे अरे सर्च के इवैल्यूएटर के तौर पर पास करेगा। तो अब अगर हम चाहें तो इन लाइंस को यहां से रिमूव करके
यहाँ से हम इस अरे सर्च के रिजल्ट को रिटर्न करवा सकते हैं। अब अगर हम वापस अपनी data.js फाइल में चलें और यहाँ पर अगर हम अपने फाइंड प्रॉपर्टी के इस मेथड में आएं, तो अब हम अरे सर्च के इस मेथड को इस तरह से कॉल करने की बजाय प्रॉपर्टीज की इस अरे के ऊपर ही सर्च के मेथड को कॉल कर सकते हैं और इसके आर्गुमेंट में अपने इवैल्यूएटर फंक्शन को पास कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ नीचे हम this.properties.search के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और इस पहले आर्ग्यूमेंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम वापस चलकर अपने ब्राउज़र में इसके रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे कि अभी भी हमारी एप्लीकेशन सही तरीके से काम कर रही है। और इस तरीके से हमने अपनी अरेज की नेटिव फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर लिया है और अब अगर आप चाहें तो अपनी किसी भी अरे के ऊपर सर्च के इस फंक्शन को रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हमें जावास्क्रिप्ट की नेटिव फंक्शनैलिटी को इस तरीके से प्रोटोटाइप्स के जरिए एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और डेवलपर्स की ज़्यादातर कम्युनिटी में इस प्रैक्टिस को एक बैड प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है। अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी मैं इस तरीके से इस फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने से अवॉइड करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसीलिए आपको इस फीचर के बारे में बताना यहाँ पर ज़रूरी था। तो फिलहाल हम इस प्रोजेक्ट में इस अप्रोच को इसी तरीके से यूज़ करेंगे और आगे चलकर इसे मॉडिफाई करेंगे। अब ये सारी रीफैक्टरिंग जो कि हमने अपनी डिलीट की बेसिक फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने के बाद की है, इसे किए बगैर भी हमारा कोड पहले काम कर रहा था, लेकिन ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से आपके कोड को रीइवैल्यूएट करना और रीफैक्टर करना आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बनाता है और आपकी कोड बेस को भी मेंटेनेबल रखने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको एक इंक्रीमेंटल वे में इन एडवांस टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस कराऊं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और इनकी प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगेंगे। इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले एक आखिरी काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि यहाँ पर कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसी data.js फाइल में थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो हमने यहाँ पर अपनी this.properties की प्रॉपर्टी को एज एन एम्प्टी अरे इनिशियलाइज करवाया था, जिसकी वजह से इसकी टाइप यहाँ पर डिटरमिन नहीं हो पा रही। अगर हम इस वेरिएबल के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि इसकी टाइप एनी है। तो हम यहाँ पर इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे जिसके जरिए हम इस वेरिएबल की एक टाइप डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम अपने सिंक प्रॉपर्टीज के इस फंक्शन के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे और इसी तरीके से अगर हम अपनी utils.js फाइल में चलें तो यहां पर हम अपने array.prototype.search के इस फंक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे और इसके लिए हम अपनी अरे सर्च की डॉक्यूमेंटेशन को ही कॉपी कर सकते हैं और यहां से अरे के इस पैरामीटर को रिमूव कर सकते हैं। एक चीज जो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि इस तरीके से जब हम जावास्क्रिप्ट की नेटिव फंक्शनैलिटी को प्रोटोटाइप्स के जरिए एक्सटेंड करते हैं तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें VS कोड में इंटेलिसेंस प्रोवाइड नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी data.js फाइल में चलें और यहां पर अपने this.properties.search के इस फंक्शन के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि यहां पर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही। इसी तरीके से अगर हम यहां पर कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो यहां पर भी आपको किसी किस्म की कोई सजेशंस नजर नहीं आ रही। तो इस तरीके से प्रोटोटाइप्स के जरिए इस फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने की वजह से हमें इस तरह के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और ये साइड इफेक्ट्स जनरली कोई इतना बड़ा इशू नहीं होते क्योंकि इस टाइप हिंटिंग के इशू को हम टाइप स्क्रिप्ट के जरिए रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट एक अलग सब्जेक्ट है और वो इस वक्त इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, तो फिलहाल हम इस कोड को इसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, this is Practical Dev signing out.